तो इस खास बुलेटिन में हम 7 खबरों के और 7 समीकरण आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक वो खबर आपको हम दिखाने जा रहे हैं जो इन 7 समीकरण को पलट देने की ताकत रखती है। और खबर यह है कि लखीमपुर हिंसा मामले में 4 और गिरफ्तारियां हुई हैं। अब तक कुल 10 आरोपी गिरफ्तार हुए। मारपीट और हत्या के मामले में 4 प्रदर्शनकारी भी गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपी सत्य प्रकाश त्रिपाठी से कई असलहे बरामद हुए। दूसरे पक्ष की तरफ से अज्ञात आरोपियों में से 4 की गिरफ्तारी हुई है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है और इस खबर का सीधा ताल्लुक सियासत से ही है। नवीन अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए। नवीन, ये कौन लोग हैं जो गिरफ्तार किए गए हैं? जी, आपको बिल्कुल बता दें, ये 3 अक्टूबर को घटना हिंसा मामला हुआ था कांड में, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें लगातार सुमित जायसवाल का नाम आ रहा था, जो ड्राइवर सीट के बगल में बैठा था। लेकिन 24 घंटे के बाद में 2 दिन बाद में 3 से 5 तारीख में सुमित जायसवाल का लगातार सभी टीवी चैनल ने इंटरव्यू भी चलाया था। उसके बाद सुमित जायसवाल फरार हो गए। तब से क्राइम ब्रांच को SIT को तलाश थी, जो सुमित जायसवाल की लगातार तलाश की जा रही थी। उनके साथियों के भी साथ में आज कल लगभग उनके वहां नोटिस पे चस्पा कर दिए गए थे सुमित जायसवाल के वहां, लेकिन वो हाजिर नहीं हो रहे थे। लगातार क्राइम ब्रांच जो है SIT जो है लगातार दबाव बना रही थी किसी तरीके से उनको गिरफ्तार किया जाए, और आखिरकार अभी उनको गिरफ्तार किया गया है। साथ में उनके एक मित्र को भी गिरफ्तार किया गया है और ये सूत्रों द्वारा जानकारी मिल रही है। उनके साथ में 3 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब उनसे पुलिस SIT जो है लगातार पूछताछ करेगी, क्योंकि मुख्य तरीके से ड्राइवर जैसा कि है हरिओम मिश्रा के मौत हो जाने के बाद अहम कड़ी ये यहाँ पर जुड़ती है कि सुमित जायसवाल जब गिरफ्तार होंगे तो पूरी तरीके से SIT को जानकारी उपलब्ध हो जाएगी कि किस तरीके से क्या घटनाक्रम हुआ था। लेकिन 5 तारीख के बाद में अभी तक सुमित जायसवाल फरार चल रहे थे। बिल्कुल नवीन, और ये भी जानना चाहेंगे जो सुमित जायसवाल की भूमिका है ये क्या है, और दूसरा जो बार बार सवाल उठ रहे हैं इस घटना में कि एक पक्ष पर तो कार्रवाई हो रही है, लेकिन जो दूसरा पक्ष है, जिन लोगों ने पीट कर हत्या की, उन पर कार्रवाई नहीं हो रही, तो उस पर क्या हुआ? उस पर भी कुछ अपडेट है? बिल्कुल, आपको बता दें कि सुमित जायसवाल की यहाँ तलाश की जा रही थी। आज शाम को उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन SIT जो बता रही थी आज जो है 5 या 6 लोगों को, किसानों को भी बुलाया गया था। दूसरे पक्ष को उनसे भी बातचीत, उनसे भी जो है पूछताछ की गई है कि किस तरीके से क्या हुआ था। कुछ कई चीजें, वस्तुओं को भी उनको दिखाया गया था कि यार किस तरीके से ये कहाँ के हैं, आप लोग पहचानिए। इस तरीके से सूत्रों के द्वारा जो अंदर से खबर आ रही थी, ये दूसरे पक्ष से भी अब पूछताछ शुरुआत हो चुकी है। लेकिन किसी भी जो है शाम को अभी जानकारी मिली तो बिल्कुल शुक्रिया नवीन, आप नजरें बनाए रखिएगा, आपके पास फिर से जानकारी के लिए आएंगे। तो अब तक कुल 10 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और 4 नई गिरफ्तारियां अभी थोड़ी देर पहले हुई हैं। 2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने आज सपा को बड़ा झटका देते हुए विधानसभा उपाध्यक्ष की कुर्सी पर नितिन अग्रवाल को बैठाने में कामयाबी हासिल कर ली। 14 साल बाद विधानसभा उपाध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में भाजपा समर्थित उम्मीदवार नितिन अग्रवाल विधानसभा उपाध्यक्ष बन गए। आज विधानसभा में हुए मतदान में भाजपा समर्थित विधायक नितिन अग्रवाल को 304 वोट मिले, जबकि सपा के प्रत्याशी नरेंद्र वर्मा को 60 वोट ही मिल पाए। नितिन को कुल 368 में से 304 वोट मिले। इस दौरान सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के 3 विधायकों ने भी नितिन अग्रवाल को वोट दिया है। और सियासी समीकरणों में यह समझने वाली बात है, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी लगातार विरोध करती रही है, गठबंधन का ऐलान अभी नहीं हुआ है, बल्कि चुनौतियां ही देते रहे हैं। लेकिन आज इसी पार्टी के 3 विधायक भाजपा समर्थित उम्मीदवार को वोट करने पहुंचे थे। और नितिन अग्रवाल के विधानसभा उपाध्यक्ष बनने से जुड़ी 2 तस्वीरें हैं। पहली डिप्टी स्पीकर बने नितिन अग्रवाल की, दूसरी तस्वीर विधानसभा उपाध्यक्ष बने नितिन अग्रवाल को विधान भवन में 12 नंबर कमरा अलॉट होने की है। तो देखिए 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पहला तो उनकी नियुक्ति हुई, चुनाव वो जीते जो उपाध्यक्ष का हुआ, और दूसरा 12 नंबर कमरा उन्हें अलॉट किया गया है। उस कमरे की, उसके दिन की तस्वीर है। और वहीं नितिन अग्रवाल ने विधानसभा उपाध्यक्ष बनने के बाद कहा कि उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है। नितिन ने कहा कि जितना भी समय मिला है कोशिश करूंगा कि सबको सदन में अपनी बात रखने का मौका मिल पाए। लगभग 14 वर्षों बाद उत्तर प्रदेश को नया डिप्टी स्पीकर मिला है। नितिन अग्रवाल जो बीजेपी समर्थित सपा विधायक हैं वो डिप्टी स्पीकर चुने गए हैं। 304 वोट मिले। नितिन जी, सबसे पहले तो बधाई। कल भी हमने आपसे बात की थी, आपने पहले ही कहा था कि नतीजे कुछ इसी तरह रहेंगे।
जिस तरीके से आज समाजवादी पार्टी ने भी बहुत सारी बातें फिर कही, परंपराओं का निर्वहन नहीं हुआ, लेकिन आप जीतकर अब डिप्टी स्पीकर बने, क्या जिम्मेदारी अब आपकी बढ़ गई है? देखिए, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सदन उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सदन है। 403 विधानसभा विधायक सदन के सदस्य होते हैं। उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। और एक जो सदस्य यहाँ पे आता है वो अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर आता है, सरकार के संज्ञान में डालता है, अपनी बातों को सदन में रखता है, किन नियमों में रख रहा है, यह तमाम नियमावली तमाम नियमों में रखना है। तो एक जिम्मेदारी है कि सभी सदस्य अपने क्षेत्र की समस्याओं को बोले भी, उनको मौका भी मिले और नियमों में बात करें। जो नियम बने हैं विधानसभा के, उन नियमों में अपनी बातों को रखें। ये आपने सुना, क्या कहना है नितिन अग्रवाल का, जो डिप्टी स्पीकर हैं? देखिए किस तरीके से मिठाई खिला रहे हैं वो विधानसभा अध्यक्ष हृदयनारायण दीक्षित को। विधानसभा अध्यक्ष को नितिन, देखिए मिठाई खिलाई है क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष हृदयनारायण दीक्षित और अब उपाध्यक्ष पद पर नितिन अग्रवाल चुने गए हैं। साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो अब जिम्मेदारी सौंपी गई है उसमें अब किसी दल के वो नेता नहीं है और अब सदन में सभी की बात करेंगे। कैमरा जितिन के साथ अनवर शुक्ला, लखनऊ। और विधानसभा उपाध्यक्ष का चुनाव भले ही संपन्न हो गया, लेकिन इसके साथ ही अब भाजपा और सपा के बीच शुरू हो चुका है तीखा वार पलटवार। विधानसभा उपाध्यक्ष पद के चुनाव के बाद मुख्यमंत्री योगी ने विपक्ष खासकर सपा को युवा विरोधी बताते हुए कहा कि हमने संसदीय परंपराओं का पालन किया, जिसके जवाब में नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने कहा कि भाजपा ने संसदीय परंपरा का हनन कर लोकतंत्र की हत्या की है। तो वार पलटवार सदन के भीतर देखने को मिला। जब परिणाम घोषित हुए उसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतांत्रिक परंपरा को हमने निभाया, लेकिन राम गोविंद चौधरी ने कहा ऐसा नहीं हुआ है। श्री नितिन अग्रवाल जी के निर्वाचित होने पर हम सब प्रसन्न हैं, प्रफुल्लित हैं और श्री नितिन अग्रवाल तकनीकी रूप से समाजवादी पार्टी के सदस्य हैं, तो सबसे बड़े दल के सदस्य को उपाध्यक्ष का पद मिलना चाहिए था। यह काम भी उस संसदीय परंपरा का निर्वहन करते हुए भारतीय जनता पार्टी विधानमंडल में सदन के रूप में यहाँ पर यदि किया है। युवा भी हैं, तो समाजवादी पार्टी के कई चेहरे सामने आ चुके हैं कि समाजवादी पार्टी युवा विरोधी है। समाजवादी पार्टी अपने ही सदस्यों को नहीं बचा पाती है। अंतर विरोध, क्योंकि अंतर यही है, कुछ लोगों के लिए परिवार ही पार्टी होती है और हमारे लिए प्रदेश ही परिवार है। ये जो अंतर है, संसदीय परंपराओं का, संविधान का, लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन करने में भारतीय जनता पार्टी अग्रणी है और उसने लोकतंत्र की हत्या की है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी के बारे में कहा कि उन्होंने जिस तरह से आरोप लगाए हैं उनसे ऐसी ही उम्मीद थी। इसके जवाब में नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने 2022 में सपा की सरकार बनने का दावा किया। तो मैं मानता था कि आखिर हमारे नेता विरोधी दल कुछ तो कहेंगे और उन्होंने वही कहा जो कहना चाहिए था। मुझे लगता है कि 2022 के विधानसभा चुनाव की तस्वीर भी सामने आ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी अब देखिए, इतनी बड़ी बात आपकी आज्ञा मान लें। उम्र में बड़े हैं और नहीं, सही मैं बता रहा हूं कि मुझे आपके स्वास्थ्य की चिंता होती है कभी कभी, और मैं इसीलिए पिछली बार आपसे कहा था कि आपको बलिया के काले गाजर का हलवा जरूर खाना चाहिए। दिन भर बैठे रहे, मंत्री सब बैठे रहे जो वोटर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हारी है, समाजवादी पार्टी जीती है, 22 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी का पट्टा साफ हो जाएगा। 2022 विधानसभा चुनाव से पहले उपाध्यक्ष पद के लिए हुए मतदान के दौरान आज कई दलों के विधायकों ने वोटिंग के दौरान मौके पर ही चौका लगा दिया।
आज विधानसभा में उपाध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में वोटिंग के दौरान कई विधायकों की चुनावी रणनीति खुलकर सामने आ गई। दरअसल वोटिंग के दौरान हुई क्रॉस वोटिंग में कई दलों के विधायकों ने दल और गठबंधन को दरकिनार करके वोट डाला, जिसमें सबसे ज्यादा बसपा के 6 विधायकों के नाम है। तो बसपा के बागी विधायक जो थे उनके हम नाम बताते हैं। असलम रायनी, हरगोविंद भार्गव, इन्होंने सपा को वोट दे दिया। असलम रायनी जो बसपा के बागी, इन्होंने सपा को वोट दे दिया। इसके आगे अगर हम बात करें तो 2 और बागी सुषमा पटेल और असलम चौधरी ने भी सपा के पक्ष में वोट डाल दिए। वहीं बसपा से निकाले जा चुके विधायक लालजी वर्मा और राम अचल राजभर ने भी मौके पर चौका मारा और वोटिंग के दौरान सपा के पाले में मतदान करके आने वाले दिनों में अपनी चुनावी मंशा को अब लगभग साफ कर दिया है। तो ये जो समीकरण है, ये मौके के चौके वाली समीकरण है। किस तरीके से दूसरे दल के लोगों ने क्रॉस वोटिंग की, बसपा के थे लेकिन सपा का इन्होंने साथ दे दिया और शायद यही वजह थी। इसी समीकरण की तरफ राम गोविंद चौधरी इशारा कर रहे थे सदन में कि भले ही हमारे पास 46 विधायक बचते हैं, लेकिन हमने 60 वोट पाए तो ये हमारी जीत का इशारा है। विधानसभा उपाध्यक्ष चुनाव में वोटिंग के दौरान सबसे चौंकाने वाली घटना यह रही कि भाजपा और यूपी सरकार के खिलाफ लगातार तल्ख रवैया अपनाने वाले ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा के 3 विधायकों ने भाजपा समर्थित नितिन अग्रवाल के पक्ष में वोट डाल दिया। विधानसभा में सुभाषपा के कुल 4 विधायक हैं, जिनमें से 3 विधायक त्रिवेणी राम, कैलाश नाथ सोनकर और रामानंद बौद्ध ने नितिन अग्रवाल के पक्ष में मतदान कर दिया। लेकिन ओम प्रकाश राजभर ने वोट नहीं डाला। लेकिन इतने विरोध के बाद भी अगर सुभाषपा के विधायक भाजपा समर्थित को वोट करते हैं तो यह भी मौके पर चौंका है। और आज उपाध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में सिर्फ बसपा ही नहीं बल्कि कई और दलों के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। 2022 विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने अपने इरादे जाहिर किए। आज कांग्रेस ने मतदान के दौरान वॉकआउट का फैसला लिया था, लेकिन पार्टी विधायक अदिति सिंह ने भाजपा समर्थित नितिन अग्रवाल के पक्ष में वोट डाल दिया, जबकि भाजपा की सहयोगी अपना दल के विधायक आरके वर्मा वोटिंग से पहले लाल टोपी पहनकर सपा के खेमे में शामिल हो गए। तो 2022 की तैयारी में अखिलेश यादव इन दिनों जोर शोर से जुटे हुए हैं, लेकिन चुनाव से पहले अखिलेश की घेरेबंदी के लिए भाजपा ने बड़ा दांव खेलने की तैयारी कर ली है। दो 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले कई दलों के नेता अखिलेश यादव की साइकिल पर सवार हो रहे हैं, लेकिन अब भाजपा ने सपा समाजवादी किले में ही बड़ी सेंध लगाने की तैयारी कर दी है। आज कानपुर में समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे चौधरी हरमोहन सिंह का शताब्दी वर्ष समारोह मनाया गया, लेकिन समाजवादी नेता का यह कार्यक्रम पूरी तरह से भाजपा में दिखा। चौधरी हरमोहन यादव के बेटे और सपा सांसद सुखराम यादव के इस कार्यक्रम में खुद सपा नेता गैर हाजिर रहे और मंच पर सिर्फ भाजपा नेताओं की मौजूदगी दिखाई पड़ी। पूरे देश में घुमाने का काम हमारे पिता चौधरी हरमोहन सिंह ने किया। उनकी पहचान बनाने का काम हमारे पिता चौधरी हरमोहन सिंह ने किया। उनको तन-मन से आगे बढ़ाने का काम हमारे पिता चौधरी हरमोहन सिंह ने किया। और आज भी नेताजी, जब नेताजी को जिस प्रकार से उनको कमजोर किया गया है, यदि कमजोर न किया गया होता तो आशा नेताजी उसी मन के साथ फिर यहाँ आए होते। हम दोनों के उसमें फंसे हैं। एक तरफ लड़का है, एक तरफ नेता मुलायम सिंह यादव है। हम जहाँ तक मुलायम सिंह यादव का प्रश्न है, जब तक मुलायम सिंह है हम समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह के कहने से नहीं, बिना उनके कहने छोड़ सकते। जब तक कहेंगे उसी पार्टी में रहेंगे। और जहाँ तक लड़के का है, मैंने इससे पहले स्वतंत्र जी आए थे, हमने कहा था लड़का बालिग है और बालिग लड़का जब हो जाए तो बाप से वो दूर हट जाना चाहिए। और चौधरी हरमोहन यादव के 2 बेटे हैं, बड़े बेटे जगराम यादव और छोटे बेटे सुखराम यादव। लेकिन सपा की कमान नई पीढ़ी के हाथ में जाने के बाद छोटे बेटे सुखराम यादव अपनी अनदेखी से नाराज हैं। इसीलिए उन्होंने कानपुर में पिता के जन्म शताब्दी समारोह के मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को आमंत्रित किया और सीएम की तारीफ करके अपने कहीं न कहीं इरादे जाहिर कर दिए। आज योगी जी के बारे में कहना चाहूंगा, ऐसा मुख्यमंत्री मैंने शायद जीवन में कभी न देखा होगा जिसका कोई परिवार ही नहीं और सब परिवार पूरा परिवार है। कहने कोई परिवार नहीं, समझने पूरा परिवार उसका परिवार है।
जो हर पूरे प्रदेश के परिवार को अपना परिवार मानता हो, ऐसा मुख्यमंत्री मैं समझता हूँ प्रदेश को पहली बार मिला है। महंत नरेंद्र गिरी के संदिग्ध मौत मामले में सीबीआई को सीजीएम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। आरोपियों की पॉलीग्राफी टेस्ट की मंजूरी के लिए दाखिल सीबीआई की अर्जी खारिज हो गई है। सीजीएम कोर्ट ने सुनवाई के बाद खारिज की सीबीआई की अर्जी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आरोपियों की नैनी सेंट्रल जेल से पेशी कराई गई थी और तीनों आरोपियों आनंद गिरी, आद्या प्रसाद तिवारी और संदीप तिवारी ने इस पर सहमति नहीं दी। आपको बता दें कि पॉलीग्राफी टेस्ट कराने के लिए सहमति जरूरी होती है और इसके बाद कोर्ट ने अर्जी खारिज कर दी।